हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग अपनी आज़ादी की पहली लड़ाई के बारे में पढ़ेंगे और मैं इस चैप्टर में जो हिस्ट्री का चैप्टर 5 है, द अपराइजिंग ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इसकी मुख्य वजह क्या थी इस क्रांति की? तो सबसे पहला कि 1856 यानी 1856 में बहुत मेजर पार्ट इंडिया का अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था और जो राजे थे यहाँ के, जो भी किंग्स थे, तो उनको डिस्पोज करके या अलग अलग पॉलिसी लगा के उनसे उनके राज्य को छीन लिया गया था। और इस वजह से उनके अंदर भी अंग्रेजों के प्रति असंतोष था और जो कॉमन लोग थे यानी जो आम लोग थे भारत के, वो लोग भी जो अंग्रेजी पॉलिसीज़ थी, जैसे कि हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर या फिर हमारे धर्म को लेकर, उन पॉलिसीज़ से लोग परेशान थे या वो उनसे छुटकारा चाहते थे और इस वजह से उन्होंने इस क्रांति में हिस्सा लेना सही समझा। तो इसमें सिर्फ सपोर्टर्स ही नहीं बल्कि जमींदार और साहूकार यानी मनी लेंडर्स, ये सारे लोग मिलकर पूरी सोसाइटी एकजुट होकर 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने क्रांति किया या विद्रोह शुरू किया। इसको आज़ादी की पहली लड़ाई भी कही जाती है या 1857 की क्रांति भी कही जाती है। तो इसके हीरो हीरोइन कौन थे इस आज़ादी के लड़ाई के? तो सबसे हम जो पहले हीरो थे वो थे मंगल पांडे, उसके बाद कुंवर सिंह, झांसी की रानी, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो इन हीरो हीरोइंस के बारे में जानने से पहले अगर मैं आपको क्या कॉजेस थे या किन कारणों से ये विद्रोह हुआ था इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहला जो हमारे बुक में दिया हुआ है वो है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज यानी राजनीतिक जो भी कॉज थे या जो भी कारण थे वो क्या थे? तो जैसे मैंने पहले कहा कि राजाओं को डिस्पोज किया जा रहा था या उनको उनकी राजगद्दी से हटाया जा रहा था, उनसे उनके राज्य को छीना जा रहा था। तो ये किस पॉलिसी के तहत? सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आपने पिछले चैप्टर्स में चैप्टर 2 में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो इन सिस्टम्स जो है इसकी वजह से जो राजा थे उनसे उनके राज्यों को छीना जा रहा था। इसके बाद जो चीफ और जमींदार थे, जो जमीन के मालिक थे, तो जैसे हमने रेवेन्यू पॉलिसीज के बारे में पिछले चैप्टर्स में पढ़ा, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, जरदारी सिस्टम, इससे क्या हो रहा था कि जमींदारों से जमींदारी की जो ट्रेडिशनल राइट्स थे यानी उनको पुराने ज़माने से ज़मींदारी का जो हक मिला हुआ था वो हक अंग्रेज़ों ने उनसे छीनना शुरू कर दिया था और इसीलिए ये प्रिविलेज और पावर में कमी उनकी आ रही थी। उनको वो सोसाइटी में एक अलग रुतबा एंजॉय कर रहे थे, वो उनसे छीनता जा रहा था। तो इसकी वजह से छोटे छोटे जमींदार जो हैं, जैसे अलीगढ़ में, ट्रावनवेली में, ट्रावनकोर के यहाँ के जमींदार जो थे, उन्होंने थोड़ा बहुत विद्रोह पहले से ही शुरू कर दिया था। 1857 के बहुत पहले से वहाँ विद्रोह शुरू हो चुका था, लेकिन ये विद्रोह जो था एक छोटी सी जगह में सीमित रह गया और उसको अंग्रेजों ने बहुत ही आसानी से दबा दिया। और राजाओं की जो स्थिति थी, जैसे मैंने कहा कि सब्सिडरी अलायंस हो या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो, तो इसके वजह से बहुत सारे राजा जो थे उनसे उनकी गद्दियाँ छीन ली गई। बहुत सारे राजाओं के जो टाइटल्स और पेंशन्स थे वो उनसे ले लिए गए, जैसे कि नाना साहब पेशवा के बाजीराव के जो अडॉप्टेड सन थे, दत्तक पुत्र थे, तो उनसे उनके टाइटल्स और उनसे उनके पेंशन छीन ली गए। झांसी की रानी, क्योंकि उनका एक अडॉप्टेड सन था यानी दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र, इस वजह से झांसी भी उनसे छीनने की कोशिश की गई या छीन ही ली गई एक तरह से। तो ये सारी वजह थी अंग्रेजों की कि वो किस तरीके से राज्यों को अपने अंडर ले आए या उनसे उनके राजाओं को हटा दे। तो रानी लक्ष्मीबाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की शिकार हुई और फिर नवाब वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब थे उनको भी गद्दी से हटा दिया गया।
जबकि वो बहुत ज़्यादा वफादार थे अंग्रेजों के। उनको गद्दी से क्या कह के हटाया गया कि वो मिस गवर्नेंस कर रहे हैं, यानी शासन अच्छे तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, इस वजह से उनको गद्दी से हटा दिया गया। अवध जो कि उस वक्त बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेट था, एक बफर स्टेट कह सकते हैं, यानी दो दुश्मन देशों के बीच का जो स्टेट उसको बफर स्टेट कहा जाता है 18th सेंचुरी में, और उसने सब्सिडियरी अलायंस टर्म को भी माना था। लेकिन फिर भी वहाँ राजा नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटाकर उनको कलकत्ता एग्जाइल में, यानी उनको देश निकाला दे दिया गया। तो ये एक तरह का इंसल्ट था अवध के लोगों के लिए। अवध के लोगों ने इसके खिलाफ असंतोष जाहिर किया। वहाँ का हर वर्ग, चाहे वो किसान हो या फिर जो आर्मी में जो सोल्जर्स थे, क्योंकि आर्मी को भंग कर दिया गया था, या कोर्ट में जो भी आर्टिसंस थे, जो कारीगर थे, पोएट थे, हर वर्ग, क्योंकि जब अगर राजा का दरबार ही नहीं होगा तो दरबारी कहाँ से होंगे, तो हर किसी को इस बात से असंतोष था। जो भी ट्रेडिशनल प्रिविलेजेस जो मिले हुए थे, यानी जमींदारों को या वहाँ के मिनिस्टर्स को, जो वो एंजॉय कर रहे थे, जो भी जैसे एक मंत्री को जो फायदे होते हैं वो फायदे अब नहीं पहुंच रहे थे। इससे लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा खफा थे अंग्रेजों से, और सबको लग रहा था कि अंग्रेज जो हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या उनका शोषण कर रहे हैं। तो 1849 में एक और कारण था उसमें कि बहादुर शाह जफर 80 साल के मुगल एम्पायर, या हम कह सकते हैं कि शहंशाह मुगलिया 80 साल के थे। तो 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने ये अनाउंस किया कि इसके बाद, बहादुर शाह जफर के बाद, मुगल एम्पायर यानी शहंशाह के टाइटल को हटा दिया जाएगा, यानी उनके बाद उनके बेटों को ये टाइटल नहीं दिया जाएगा। लाल किला जो उनका घर था, पुश्तैनी महल था, वो महल से भी उनको निकाल दिया जाएगा, यानी अब वो महल में नहीं रहेंगे, लाल किला में नहीं रहेंगे। और मुगल एम्पायर का नाम जो है, जो सिक्के उस वक्त छपते थे उसमें मुगल एम्पायर के नाम पे ही छपा जाता था, वो सिक्के भी बंद करा दिए जाएंगे। तो ये हमने जाना कि हमारी जो आज़ादी की पहली लड़ाई थी, या हमारी सन 57 की जो क्रांति थी, उसकी पॉलिटिकल कॉजेस क्या थे, यानी राजनीतिक कारण क्या थे। अब मैं आपको सोशल और रिलीजियस कारण बताऊंगी, सामाजिक और धार्मिक कारण क्या थे इस रिवॉल्ट के या इस अपराइजिंग के। तो सबसे पहला था कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो हमारे ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे, यानी पुराने विचारों वाले जो हिंदू थे, हिंदू धर्म को मानने वाले, ये उनके लिए अलार्मिंग सिचुएशन लगा, ये एक खतरे की घंटी लगी, क्योंकि जो हमारी सामाजिक रीतियां थी, या वो कुरीतियां ही क्यों ना हो, उसको धीरे धीरे अंग्रेज जो थे वो बैन करते जा रहे थे। जैसे कि सती सिस्टम, वो सामाजिक कुरीति हम कहते हैं, लेकिन फिर भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में इसको खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया, यानी सती अगर कोई हो रहा है, कोई करवा रहा है, तो ये एक जुर्म माना जाएगा। इसके अलावा औरतों की स्थिति को सुधारने के लिए विधवा विवाह को मंजूरी दी गई, यानी पहले विधवा विवाह को मंजूरी नहीं थी, यानी विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया, और औरतों को अंग्रेजी में शिक्षा मिले, या औरतों के लिए स्कूल खोला गया। ये कुछ सोशल कोज थे जो अलार्मिंग थे, जो हमारे ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी के लोग थे उनके लिए। इसके बाद ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी वो थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी रंग के आधार पे भेदभाव करना। वो गोरे और काले में भेदभाव करते थे, उनका चमड़ी, उनका रंग गोरा था, तो इसके लिए वो खुद को सुपीरियर या ऊंचा मानते थे, और जो इंडियंस थे उनको ब्लैक कहा जाता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। एक साथ फर्स्ट क्लास कोचेस में, ट्रेन के डब्बों में सफ़र नहीं कर सकते, एक थिएटर में नहीं बैठ सकते। इवन टाउन्स भी अलग अलग थे, वाइट टाउन्स और ब्लैक टाउन्स करके शहरों में भी अलग अलग भाग थे जहां अंग्रेज रहते थे, और कहीं जहां हिंदू नहीं, इंडियंस रहते थे। इसके बाद आग में घी का काम किसने किया? ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरीज ने। ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशनरीज में नहीं कहूंगी, सिर्फ क्रिश्चियन मिशनरीज में कहूंगी, क्योंकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड से जितने क्रिश्चियन मिशनरीज, यानी जो
ये मिशन लेकर या एक ये एम लेकर चलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियन धर्म में तब्दील किया जाए, क्रिश्चियन धर्म का बनाया जाए। तो इन्होंने भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए वो इंडिया में, जहाँ गरीबी थी, जैसे आदिवासी इलाके या गरीबी वाले इलाके, वहाँ पे इन्होंने धीरे धीरे लोगों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया या लोगों को लालच देकर उनको क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित करना शुरू किया, क्रिश्चियन धर्म का बनाना शुरू किया। 1850 में ये लेजिस्लेशन भी पास किया गया, कानून भी लाया गया कि जो क्रिश्चियन धर्म को मानेंगे उनकी प्रॉपर्टी राइट उनको दी जाएगी, यानी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट उनको मिलेगी। उनको किसी तरीके से जो है सरकार उनको नहीं रोकेगी, उल्टा सरकार जो है ब्रिटिश सरकार उनकी मदद करेगी। और एक और कारण था हमारे मंदिर और मस्जिद जो पहले के राजा थे वो लोग इसको दान अनुदान दिया करते थे, जमीनें दिया करते थे, और इन जमीनों पे किसी प्रकार से कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अंग्रेज सरकार ने हमारे मंदिरों के ज़मीनों पे, मस्जिदों के ज़मीनों पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया, यानी मंदिर मस्जिद के ज़मीनों पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा ब्रिटिश एजुकेशन को प्रमोट किया गया देश में। पहले हमारे यहाँ या तो मदरसों में पढ़ाई होती थी या गुरुकुल और टोल्स में होती थी, लेकिन ब्रिटिश एजुकेशन आने के बाद पढ़ाई जो है स्कूलों में होने लगी और हिंदू मुस्लिम सारे लोग एक साथ पढ़ने लगे। छोटे कास्ट का बड़े कास्ट का हर कोई स्कूल में जाकर पढ़ने लगा। तो इससे ये अलार्मिंग सिचुएशन लगा, क्योंकि ये कास्ट डिवीज़न को जो मानते थे उनके लिए ये गलत लगा। इसके बाद अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, यानी राजकीय भाषा जो पहले अरबिक थी उसको बदल के अंग्रेजी कर दिया गया। तो इसके वजह से, क्योंकि अंग्रेजी के जानकार बहुत लोग देश में नहीं थे, तो बहुत सारे जो लोग थे हिंदू या मुस्लिम जो कि काम कर रहे थे ब्रिटिश सरकार के अंदर, तो उनको उनके जॉब से हाथ धोना पड़ा। बाकी की जो भी कहानी का हिस्सा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय चिल्ड्रन, बाय।